यह क्या अशुभ आपके लिए है, किन चीजों के बारे में शुभता और अशुभता का संकेत देना चाहता है। क्योंकि पराशर ऋषि ने सिर्फ शुभ और अशुभ लिख के छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने एक छोटे छोटे वाक्य में ही बहुत बड़ी बड़ी चीजों को उन्होंने लिखा है। जैसे आप देखेंगे, जब कालचक्र को देखेंगे या जब आप होरा को देखेंगे, तो होरा कुंडली से हम धन के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो होरा का अर्थात होता है समय। अहोरात्र समय से लिया गया है एक शब्द। तो वैसे ही यह जो कुंडली है, खवेदांश, यह शुभ और अशुभता को दर्शाता है। तो हमारे जन्म कुंडली में सबसे पहले लग्न क्या है? लग्न एक वृक्ष है, और उस वृक्ष से लगे हुए सभी फल हैं। नववांश हो जाए, खवेदांश हो जाए, त्रिशांश हो जाए, सब फल है। अब कौन सा फल मीठा है, कौन सा फल खट्टा है, कौन सा फल तीखा है, वो अलग अलग रस सब में पर्याप्त है, आपको वही देखना है। तो खवेदांश जो है वो शुभता अशुभता को दर्शाता है। किसके शुभता अशुभता को? हमारी या ग्रहों की। जब हम नववांश को पढ़ते हैं तो उसमें हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे कुंडली का भाग्य क्या है। जब हम त्रिशांश को पढ़ते हैं तो हम उसमें यह जानते हैं कि हमारे कुंडली का अरिष्ट क्या है, समस्या दायक क्या है। वैसे ही जब खवेदांश हम पढ़ेंगे तो उसमें यह समझेंगे कि हमारे कुंडली का शुभ और अशुभ क्या है। और एक और, जिससे हम किसी भी डिविजनल चार्ट को डिकोड करते हैं, जैसे D40 है, तो इसमें 36 को हम घटा देंगे, 12 30 36, 36 को हम साइड कर देंगे, कितना बचेगा हमारे पास? 37 38 39 40। अर्थात इस किस भाव का स्वरूप है? यह चतुर्थ भाव का स्वरूप है। इसके साथ ही जब चतुर्थ भाव यहाँ आ रहा है तो शुभता को लेके तो आएगा ही, इसीलिए इसे कहा जाता है शुभ और अशुभ कुंडली। एक और यहाँ पे ब्रैकेट में आप वहां लिख सकते हैं दशा कुंडली, क्योंकि ये जब शुभता बता रहा है तो आपके कुंडली में दशाओं को भी यह बताएगा कि कौन सी दशा आपके कुंडली में अच्छी जाएगी या कौन सी दशा आपके कुंडली के अंतर्गत खराब जाएगी, यह भी आपको बताएगा। जैसे लघु पराशरी में हम लोग पढ़ते हैं ना त्रिसढ़ाय को, तो इसमें आपको त्रिसढ़ाय को भी देखना है कि त्रिसढ़ाय की क्या स्थिति है, वो शुभ है या अशुभ है। मारक की क्या स्थिति है, वो शुभ है या अशुभ है। त्रिक भाव के जो स्वामी हैं उनकी क्या स्थिति है, वो शुभ है या अशुभ है। या त्रिकोण जो 5 और 9 के स्वामी हैं उनकी क्या स्थिति है, वो शुभ है या अशुभ है, उसे भी देखना है। साथ ही जब इन कुंडलियों पे हमने काम किया तो हमें यह दिखा कि यह हमारे भौतिकता के बारे में भी बताता है, भौतिक चीजों के बारे में भी बताता है। किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो गाड़ी लेता है, गाड़ी जैसे ही खरीदता है और गाड़ी खरीदने के बाद वो परेशानी में घिर जाता है, इतनी परेशानियां उसके जीवन में आनी प्रारंभ हो जाती है कि वो परेशान हो जाता है, कहता है भैया क्या हो गया। लेकिन देख, दूसरा व्यक्ति होता है जो गाड़ी लेता है, तो गाड़ी लेने के बाद वो और ऊपर की ओर चलते चला जाता है, वो नीचे आता ही नहीं है। तो वो क्या है, शुभ और अशुभ ही है। तो किसी के लिए गाड़ी खरीदना शुभ है और किसी के लिए गाड़ी खरीदना अशुभ है। किसी के लिए मकान लेना शुभ है तो किसी के लिए मकान लेना अशुभ है। तो यह आपको खवेदांश कुंडली ही बताएगी कि आपके लिए शुभ कार्य कौन से हैं और अशुभ कार्य कौन से हैं। यह कुंडली आपको यह बिल्कुल नहीं बताएगी कि क्या आपको संतान की प्राप्ति होगी, क्या आपका विवाह होगा, वो नहीं बताएगी। लेकिन आपको यह कुंडली यह अवश्य बता सकती है कि क्या आपके कुंडली के अंतर्गत जो संतान की प्राप्ति होगी वो क्या आपके लिए शुभ है या कि वो आपके लिए अशुभ है। यदि शुभ है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, बहुत ठीक है। यदि वो अशुभ है उसे भी आप देखेंगे। उसके साथ ही यह आपके प्रत्येक भाव के बारे में बताता है। जैसे आपका पंचम भाव है, तो पंचम भाव संतान को देता है। तो लग्न कुंडली का जो पंचम भाव का स्वामी है उसे खवेदांश कुंडली में जाकर देखिए वो क्या स्थिति में है, वहां शुभ है या अशुभ है। यदि वो वहां जाकर अशुभ स्थिति में चला गया है तो फिर उसके साथ देखिए कि जो खवेदांश कुंडली है उसका जो पंचम भाव का स्वामी है उसकी क्या स्थिति है, वो शुभ है या अशुभ है।
और उसके बाद फिर तीसरा यह देखिए कि इन दोनों के साथ तीसरे में पंचम भाव खवेदांश कुंडली का वो शुभ है या अशुभ है। यदि वो तीन पैमाने में तीन तरीके से हम चेक करेंगे, सबसे पहले एक चेक करेंगे हम, दूसरा फिर तीसरा, इन तीनों में से किसी में भी वो हमें अच्छी अवस्था में नहीं मिलता है, तो संतान, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि अशुभ होगा, लेकिन संतान के जन्म के बाद आपके जीवन में कष्ट आएंगे, ये कंफर्म है। उस कुंडली पे लगाइएगा, ये आपको क्लियर कर देगा। वैसे ही विवाह को लेकर भी, आप हायर एजुकेशन को लेकर, किसी मित्रता को लेकर, छोटे भाई को लेकर, किसी अट्रैक्शन को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर, आप इन सबको देखेंगे। चलिए संविधान कुंडली लेते हैं, उस पर कुछ चर्चाएं आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से रूल थोड़ा बोल दीजिएगा सर। ठीक है, हम बता दे रहे हैं। हम्म, कुंडली दिख रही है आप लोगों को? जी सर। ऐसा होता है क्या कि हम बहुत जल्दी बोल कर निकल जाते हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जन्म कुंडली को देखिए। ठीक है, जैसे यह जन्म कुंडली है, इस कुंडली को देखिए, यह जन्म कुंडली है। ठीक है, तो यह जन्म कुंडली और एक संविधान साहब का शुभ और अशुभ फल, किसके फल? ग्रहों के फल, भाव के फल, और हमारे जीवन में जो प्रत्येक दिन की दिनचर्या है, क्या जीवन में प्रवेश कर रहा है, क्या जीवन में प्रवेश नहीं कर रहा है, उसके फल। जैसे आज मंगलवार है, मंगलवार किसके लिए शुभ है या किसके लिए अशुभ है, वो आपको संविधान से बता देगा। मंगल की स्थिति बता देगी। यदि मंगल कुंडली में अच्छी अवस्था में है तो मंगल आपके लिए शुभ है। जैसे इस व्यक्ति के लिए मंगल शुभ कारक नहीं है, अशुभ कारक है। क्यों अशुभ कारक है? क्योंकि इस कुंडली के अंतर्गत मंगल जो है वो पिटा हुआ है, और बहुत अच्छी तरीके से पिटा हुआ है। जैसे इसका स्वामी और इसका स्वामी, और दोनों का स्वामी यहां से यहां देख रहा है। एक अच्छी बात इसलिए यह है क्योंकि ये दसम भाव के स्वामी से भी संपर्क मंगल का बन रहा है, जो ठीक चीजें हैं। लेकिन उतना नहीं, क्योंकि यहाँ पे चार जगह से इनकी पिटाई चल रही है, और एक जगह से जो है वो गुलाब का फूल दिया जा रहा है, तो पिटाई तो होगी। दूसरा, जब हम पंचम भाव को इंकित किए हैं तो पंचम भाव संबंधित हम संतान के बारे में भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे इनके पंचम भाव का स्वामी, सबसे पहले इनके लग्न कुंडली को देखिए। लग्न कुंडली में पंचम भाव का स्वामी कौन है? बुध है। तो अब बुध को चले जाइए आप खविदांश में देखने के लिए, तो खविदांश में पंचम भाव का स्वामी बुध यहाँ बैठा है। किसके साथ बैठा है? त्रिषडाय के साथ बैठा है। ठीक है, और किसी ग्रह का प्रभाव यहाँ दिख रहा है हमें, तो और किसी ग्रह का प्रभाव, मंगल का प्रभाव है। मंगल भी एक अच्छी चीज है कि मंगल यहाँ पे पंचम का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, लेकिन मंगल यहाँ 12वें भाव का भी स्वामी है, जिस कारण से संतान के उत्पत्ति के बाद इन्हें समस्या आएगी, अर्थात वो अशुभता को साथ में लेकर आ रहा है। ठीक है, तो इनके संतान, इन्हें संतान की प्राप्ति हुई है 2019, लगभग 21 या, एक मिनट हम बता दें आपको। इन्हें संतान की प्राप्ति हुई है 2020 के नवंबर में, 2021 के नवंबर में, क्षमा कीजिएगा। और तब से इनका जो जीवन है वो बहुत कष्टदायक बीत रहा है। ठीक है, दूसरा,
2021 के नवंबर में देखेंगे तो राहु की दशा चल रही थी। उस दशा के अंतर्गत इन्हें संतान की प्राप्ति हुई है। और इसके अंतर्गत ही, अर्थात इस दशा के बाद इनका जो जीवन है वो कष्टमय ही रहा है, कष्ट में कोई कमी नहीं आई है। ठीक है। दूसरा, जैसे किसी के बारे में एक तो हमने यहाँ देख लिया कि भाई यहाँ पंचम भाव का स्वामी पिटा हुआ है, लेकिन उसके साथ हम उसे और पुष्टि करने के लिए, उसे और अच्छे से जांचने के लिए हम खवेदांश कुंडली के पंचम भाव के स्वामी को देखेंगे। तो खवेदांश कुंडली का पंचम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल 12वें भाव का स्वामी भी है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि पंचम में जा रही है, त्रिकोण का स्वामी है। इस पे दृष्टियां किसकी गई, तो फिर वही शुक्र की दृष्टि। तो इस कारण से भी ये समस्या दे रहा है इस जातक को। और दूसरा, यहाँ शनि की भी दृष्टि जा रही है, और शनि यहाँ पे त्रिसराय हो रहे हैं। तो इस कारण भी इस जातक के जीवन में समस्या आ रही है, अर्थात संतान के प्राप्ति होने के बाद समस्या आई। जैसे यह कुंडली देखिए, तो इस कुंडली में हम देखेंगे कि भाई इस जातक के जीवन में जब इस जातक के पास प्रॉपर्टी आएगी तो क्या कुछ समस्याएं भी साथ में लेकर आएगी, या फिर सिर्फ ऐसे ही। तो प्रॉपर्टी का कौन सा हो गया, मंगल नहीं, यहाँ इसका स्वामी शनि है। तो शनि को यहाँ देखिए, शनि किसके साथ बैठा है, गुरु के साथ, राहु और केतु के साथ। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब भी राहु केतु आपको डिविजनल चार्ट में एक साथ मिले तो उसके ठीक विपरीत, अर्थात यहाँ केतु को ले आइएगा, जहां राहु उससे ठीक विपरीत केतु को रख लीजिएगा, तो समझने में और आसानी आपको रहेगी। ठीक है। यहाँ आपका हो गया शनि। शनि के साथ गुरु हैं। गुरु किन भावों के स्वामी हैं? ठीक है। इसके साथ देखिए, इस कुंडली में जो चतुर्थ भाव है उसका स्वामी क्या ठीक है या फिर पिटा हुआ है? तो उसका स्वामी जो है वो अच्छी अवस्था में है, क्योंकि पंचम के स्वामी के साथ है और दसम के स्वामी के साथ है, और किसी ग्रह की दृष्टि जा रही है, नहीं जा रही है। तो मैं यहाँ आपको क्लियर करूं कि ये जो कुंडली है यशस्वी शर्मा की, इन्होंने जब फ्लैट इन्होंने लिया तो उसमें समस्या आई डॉक्यूमेंटेशन की, और अभी तक वह फ्लैट क्लियर नहीं हुआ इनका। ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन की समस्या क्यों आई? वो फ्लैट अभी तक इनका क्लियर नहीं हुआ है। तीसरा, हमने बात की त्रिसराय के बारे में। तो लग्न कुंडली में त्रिसराय 3, 6 और 11। तो 3, 6, 11 के जो स्वामी हैं, क्या संवेदांश कुंडली में शुभ अवस्था में है या फिर वो और अशुभ अवस्था में चले गए? तीसरे के स्वामी गुरु, और छठे के स्वामी गुरु, और एकादश के स्वामी सूर्य। तो गुरु और सूर्य को देखिए, क्या गुरु सूर्य अच्छी अवस्था में है या नहीं है? गुरु यहाँ शनि के साथ बैठे हैं, शनि लग्नेश हैं। राहु के साथ बैठे हैं जो अच्छी अवस्था में नहीं आ रहे हैं। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। फिर हम आगे बढ़ के देखते हैं सूर्य को। सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं चंद्रमा के साथ, जो सप्तम के स्वामी हैं। और इस पे दृष्टि किसी की जा रही है, तो किसी की दृष्टि इस पे नहीं जा रही है। तो यहाँ पे सूर्य जो है वो एक बैलेंस अवस्था में है। और यदि गुरु की बात करें तो गुरु बैलेंस अवस्था में नहीं है, क्योंकि वो गुरु राहु और केतु के साथ आ रहे हैं। लेकिन फिर भी उसे हम बैलेंस अवस्था में इसलिए कह सकते हैं क्योंकि राहु पंचम में बैठे हैं, केतु को एकादश में हम लेंगे, जो बेहतर है। अर्थात पंचम में जो राहु या केतु आते हैं तो पंचम के ही स्वामी स्वामी हो जाते हैं। तो इसलिए वही चीजें यहाँ पे हमें ठीक मिल रही है। तो इस व्यक्ति के कुंडली में जब भी गुरु की दशा आएगी, सूर्य की दशा आएगी, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम वो देने वाला ग्रह नहीं होगा।
जैसे इस कुंडली में देखिए, अब इस कुंडली में अभी की दशा को लेकर चलते हैं। अभी की दशा शनि की चल रही है, ठीक है। शनि इस कुंडली में त्रिशराय हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। अब शनि की दशा इनकी अच्छी चल रही है या क्या चल रही है, उसके लिए पुनः हम संविधान में जाएंगे और शुभता और अशुभता का जांच करेंगे। तो शनि कहाँ आ गए? राहु केतु के साथ आ गए। साथ में यहाँ बुध भी आ गए। और बुध दशम के स्वामी हैं, जो एक अच्छी चीज है इनके लिए, लेकिन वो सप्तम के भी स्वामी हो रहे हैं। उसके साथ ही और कोई ग्रह का प्रभाव इसके ऊपर है तो और कोई ग्रह का प्रभाव नहीं जा रहा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि शनि की जो दशा है वो इनके लिए कैसी जाएगी? ना ज्यादा वो बुरी रहेगी, लेकिन वो अच्छी, जो हम कह सकते हैं वो बेहतर नहीं जा पाएगी, थोड़ी समस्या देगी, लेकिन उतना समस्या वो नहीं देगा, क्योंकि हमें संविधान में बुरी तरीके से पीड़ित शनि नहीं दिख रहे हैं। जैसे यह कुंडली है, इस कुंडली में दशा, इस कुंडली में दशा किसकी चल रही है? दशा यहाँ चल रही है केतु की। अब केतु शुभ है या अशुभ है? तो केतु यहाँ तो अष्टम में बैठा है, ठीक है। यहाँ देखिए केतु क्या स्थिति है। तो केतु यहाँ बैठ गया है और शनि के साथ बैठ गया है। और शनि यहाँ पे तीसराए हैं। और यहाँ पे वो चतुर्थ के स्वामी हो रहे हैं, और चतुर्थ के स्वामी होने के कारण शनि अशुभ पापी ग्रह हैं, लेकिन वो केंद्र के स्वामी होकर शुभ हो जाते हैं। वो अच्छी चीजें हैं। दूसरा, उसके साथ में, केतु के साथ में और कोई ग्रह गुरु आ रहे हैं। गुरु यहाँ पे पंचम के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं। इस कारण से इस व्यक्ति की जो दशा है केतु की, मैं सामने से इस व्यक्ति को देख रहा हूं, एक तरीके से बैलेंस दशा जा रही है, कोई समस्यादायक नहीं है। और लेकिन यहाँ अष्टम के स्वामी के साथ है। अष्टम में बैठे ग्रह की दशा है, लेकिन वो ठीक जा रही है, कोई दिक्कत वाली दशा नहीं चल रही है इनकी। तो रूल इसका यही है, त्रिषणाय को देखिए, मारक जो ग्रह हैं उन्हें देखिए, त्रिक भाव के स्वामी को देखिए, और सबसे अच्छा इसका यूज होगा दशा को देखने के लिए, कि कौन सी दशा शुभ होगी और कौन सी दशा अशुभ रहेगी। जैसे इस कुंडली को देखें, तो इस कुंडली को हम देखेंगे संविधांश को, तो कौन सी दशा अच्छी जाएगी और कौन सी दशा अच्छी नहीं जाएगी वो ये बताएगा। तो दशा कुंडली इसलिए मैंने कहा इसे आप दशा कुंडली के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। लग्न कुंडली बता रही है अभी राहु की जो दशा है वो इनके लिए समस्यादायक रही होगी, क्योंकि शनि की भी दृष्टि जा रही है, लेकिन शनि यहाँ पंचम के स्वामी हैं। और सूर्य की दृष्टि जा रही है, सूर्य जो एकादश के स्वामी है। तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, ठीक होगा। दूसरा, हम खवेदांश में आकर देखते हैं कि राहु की दशा कैसी चल रही है। तो राहु यहाँ कहाँ आ गए? राहु जो है वो इस कुंडली में यहाँ आ गए, और यहाँ सूर्य के साथ आ गए। सूर्य कहाँ के स्वामी है? यहाँ के स्वामी है, दसम भाव के स्वामी है। इस कारण से यह दशा कैसी जाएगी इनकी? ठीक जाएगी, ज्यादा समस्यादायक नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ दसम भाव के स्वामी के साथ आ रहे हैं। जी, सबसे अच्छा इसे आप दशा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दशा को प्रेडिक्शन करने के लिए बहुत अच्छा टूल आपके लिए रहेगा। इसके साथ ही जैसे किसी के कुंडली में अष्टम भाव की दशा आई, जैसे इनके कुंडली में अष्टम भाव की दशा किसकी रहेगी? शुक्र की रहेगी।
तो क्या शुक्र खवेदांश कुंडली के अंतर्गत शुभ शुभ प्रभाव को दे रहा है या अशुभ प्रभाव को दे रहा है? तो आप यह देखेंगे खवेदांश कुंडली में यहाँ चंद्रमा के साथ शुक्र बैठा है, जो शुभता को प्रदर्शित कर रहा है, ना कि अशुभता को दे रहा है। तो यहाँ आप तो बोलकर निकल जाएंगे भैया यह अष्टम भाव की दशा है, आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन ये शुभता को देकर चला जाएगा। अब आप कहेंगे भाई तो गलत फिर कैसे हो जाएगा, ये गलत कैसे हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं आपको इंटरलिंक आपको यहाँ से भी मिल जाएगा, जन्म लग्न कुंडली से ही मिल जाएगा, किस व्यक्ति को अच्छी चीजें प्राप्त हो सकती हैं। अब कैसे आपको इंटरलिंक मिल रहा है, तो यहाँ देख लीजिए, चंद्रमा की दृष्टि जा रही है, शनि की दृष्टि जा रही है, तो अष्टम के स्वामी हैं लेकिन इनकी दृष्टियां भी जा रही हैं। हम फल को तो देखेंगे ही, लेकिन वृक्ष को भी देखेंगे, क्योंकि वृक्ष भी आपको कहीं ना कहीं से इंटरलिंक आपको कर देगा कि हाँ ये जो चीजें हैं वो गलत हो रही हैं या अच्छी जा रही हैं। क्योंकि बहुत कुंडली पे हमने रिसर्च किया और हमने यही पाया है इन कुंडलियों में कि जब भी हम किसी डिविजनल चार्ट को देखते हैं ना, तो उसका उस डिविजनल चार्ट से संबंधित लग्न कुंडली भी आपको कुछ ना कुछ बता रही होती है। लेकिन वही है, हाथ भी बहुत कुछ बोलती हैं, ग्रह भी आपको आपके कान में आकर बोलते हैं, लेकिन समझने के लिए उनके लैंग्वेज को समझने की आवश्यकता है। जैसे मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, इनकी कुंडली है, इनके लग्न कुंडली में देखिए दसम भाव का स्वामी कौन है? गुरु है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए होरा में दसम भाव के स्वामी के साथ गुरु का संबंध है। आप जब टोटल जितने भी डिविजनल चार्ट हैं उन सभी को उठाकर देखेंगे, तो आपको 75% के कुंडलियों में आपको मिलेगा कि दसम भाव के स्वामी जो गुरु हैं उनका संबंध डिविजनल चार्ट के दसम भाव के स्वामी के साथ होते हुए मिलेगा। तो लग्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लग्न ऐसा नहीं है कि लग्न बिल्कुल शून्य है, लग्न कुछ नहीं है। हम बार बार बोलते आए हैं कि लग्न क्या है? वृक्ष है। जब लग्न वृक्ष है तो फल कौन देता है? हमें वृक्ष ही देता है। तो उस वृक्ष से कोई समस्या हमें फल में आई है, जैसे कोई फल, किसी फल में कोई समस्या आई है, तो सीधा फल का इलाज करते हैं, तने का इलाज करते हैं, या फिर जड़ का इलाज करते हैं और वृक्ष का इलाज करते हैं। आप औषधि किस में डालते हैं? वृक्ष में डालते हैं। तो बहुत पहले राहुल जी ने हमसे एक प्रश्न पूछा था कि क्या मैं डिविजनल चार्ट से रेमेडी कर सकता हूँ? निश्चित, कोई आपत्ति नहीं है, आप कीजिए, लेकिन आपको लग्न कुंडली से भी रेमेडी करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये वृक्ष है। ठीक है, तो खविदांश को ऐसे देखना है, और अन्य तरीके से भी आप जांच कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम जाते हैं गोचर के अंतर्गत, ठीक है, और गोचर में जाकर हमने देखा, सबसे पहले श्रद्धा अग्रवाला जी की कुंडली आप लोग बनाइए। इस जन्म कुंडली को पहले आप लोग बनाइए, उसके बाद हम गोचर पे बात करेंगे। दूसरी एक बात और, इसमें आप यह भी देखेंगे कि कौन सा रत्न आपके लिए अच्छा है और कौन सा रत्न आपके लिए अच्छा नहीं है। रत्न के लिए पहले भी हमने बात की है आप लोगों से, अष्टक वर्ग और साथ ही जैमिनी के सूत्र को मिलाकर हम रत्न के बारे में जानते हैं, कौन सा रत्न आप पहन सकते हैं, कौन सा रत्न नहीं पहन सकते हैं। जैसे इस कुंडली में, कुंडली आप बना लेंगे इससे, ठीक है, जैसे इस कुंडली में देखिए, हम जैमिनी से देखें तो जैमिनी से अमात्य कारक कौन है? शुक्र है, जो इनके लिए अच्छा है। अमात्य कारक धन के लिए इनका बहुत अच्छा रत्न है वो। तो क्या खविदांश भी बता रहा है कि शुक्र का रत्न इन्हें ये पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये त्रिसढ़ाय है, शुक्र का रत्न ये नहीं पहन सकते हैं। दूसरा, जैसे चंद्रमा है, मातृकारक है, तो क्या है, चंद्र के रत्न, चंद्रमा के रत्न पहन सकते हैं? तो चंद्रमा कहाँ बैठा है? 12वें भाव में बैठा है, ठीक शुक्र से इंटरलिंक हो रहा है।
तो ये चंद्रमा के रत्न अर्थात मोती भी इनके लिए पहनने के लिए बेहतर नहीं होगा। बेहतर कब होगा? जब ये समाज से जुड़ी होंगी, जब ये नौकरी कर रही होंगी, और जब ये जन्म स्थान से दूर होंगी, तो इनके लिए वो बेहतर रहेगा। जैसे यहाँ गुरु जो है वो इनका आत्म कारक है, मतलब गुरु कारक इन्हें पहनना ही पहनना चाहिए। अब गुरु यहाँ लग्न में बैठे हैं, लग्न के और केंद्र के स्वामी हो रहे हैं। गुरु पे किसका किसी का प्रभाव जा रहा है? शनि का जा रहा है, जो दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी हो रहा है। और किसी का तो गुरु मंगल का जा रहा है, चौथी दृष्टि, लेकिन मंगल भी त्रिकोण के स्वामी हो रहे हैं। तो इस अवस्था में गुरु का रत्न इनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए कुंडली बना लेते हैं सबसे पहले। मीन लग्न की कुंडली है। कुंडली बना बना लिए आप लोग? जी सर। गोचर की कोई जानकारी आपके पास है कि गोचर में क्या चीजें अभी चल रही हैं? जी सर। तो उसके ऊपर में सभी ग्रहों को वैसे ही क्रम से बिठा दीजिए। जैसे मीन लग्न का है, तो मीन लग्न के इसे हम मीन लग्न की कुंडली बना लेते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली मीन लग्न की है। शनि कहाँ है? एकादश। तो शनि को एकादश के ठीक ऊपर दिख दीजिए। एकादश में। ठीक है। चार ग्रहों को देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है: शनि, गुरु, राहु और केतु। गुरु कहाँ है? तो गुरु गुरु वृषभ पे का। गोचर कर रहे हैं, तो गुरु को वृषभ पे लिख दीजिए। ठीक है। इसके साथ मंगल भी है। सूर्य चतुर्थ में है। सर बुध गुरु और विषम शुक्र। में कि टॉरस में? सॉरी। गुरु टॉरस, वृषभ और टॉरस में अंतर होता है क्या? अरे नहीं, सॉरी सर सर सॉरी। ये शनि, जो शनि सर बोल रहे थे आप, कितने में, एकादश में बोल रहे थे ना? हाँ, शनि 11वीं राशि में है। 11वीं राशि में तो नौ। ओके ठीक। ठीक है। केतु के ऊपर केतु का दशा है। ये गोचर है राहु के ऊपर, राहु का गोचर है। साथ में यहाँ चंद्रमा भी आ रहा है। ठीक है। अब यह देखिए, इनके कुंडली में एक तालिका बनाइए कि कौन सा ग्रह इनके लिए शुभ है और कौन सा ग्रह इनके लिए अशुभ है। गोचर बन गया। अब हम पुनः लौटते हैं संविधांश पे, और संविधांश में यह देखते हैं कि कौन सा ग्रह इनके लिए शुभ है। एक तालिका बना लेते हैं कौन सा ग्रह अशुभ है। तो एक शुभ ग्रह और दूसरा अशुभ ग्रह। तो शुभ ग्रह में हम देखते हैं तो गुरु आ गए, जो शुभता को दे रहे हैं। और कोई शुभ ग्रह? गुरु के बाद फिर चल जाइए चंद्रमा, तो चंद्रमा यहाँ अशुभ हो रहे हैं, ना कि शुभ हो रहे हैं। मंगल, मंगल यहाँ त्रिकोण के स्वामी हैं, इन पे किसी प्रकार किसी की दृष्टि नहीं जा रही है, तो मंगल यहाँ पे शुभ है। उसके बाद आ जाइए आप बुध। बुध केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी होकर तो दोष इन्हें लग रहा है, शुभ ग्रह है। क्या इन पे किसी की दृष्टि है? तो शनि की दृष्टि है, जो तीसरा है, और साथ में केतु भी साथ में आ रहे हैं, तो बुध यहाँ अशुभ हो जाएंगे। फिर आगे बढ़िए, बृहस्पति गुरु को ले लिए हम, शुक्र के पास जाइए, शुक्र यहाँ अशुभ है। शनि, शनि राहु केतु के साथ आ रहे हैं, बुध के साथ आ रहे हैं, और त्रिसराय के स्वामी हैं, तो शनि यहाँ अशुभ है। बच गए हमारे पास सूर्य। सूर्य नवम के स्वामी हैं, दूसरे में बैठे हैं। क्या उन पे किसी की दृष्टि जा रही है? किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही है, तो यहाँ पे सूर्य शुभ है। राहु और केतु, राहु और केतु, यहाँ पे केतु शुभ है और राहु अशुभ अवस्था में है। केतु क्यों शुभ है? क्योंकि उन्हें हम यहाँ लेकर आ जाएंगे ना, बुध के पास लेके आ जाएंगे केतु को, तो केतु यहाँ शुभ है।
राहु शनि के साथ अर्थात तीसराय के साथ आ रहे हैं, तो राहु अशुभ है। अब गुरु मंगल सूर्य और केतु, गुरु मंगल सूर्य और केतु जिन जिन स्थानों पे जाएगा वहां शुभता देते हुए चला जाएगा। चंद्रमा बुध शुक्र शनि राहु, ये जिन जिन स्थानों पे गोचर करेगा वहां अशुभता देता चला जाएगा। समझ गए? पुनः इनके कुंडली पर लौटते हैं। चंद्रमा कहाँ है गोचर में? एक सवा दो दिन की बात है। चंद्रमा कहाँ गोचर में है? मंगल के पास है। मंगल क्या है? शुभ ग्रह है। अब मंगल शुभ ग्रह, चंद्रमा अशुभ ग्रह, तो क्या हो जाएगा यहाँ? बैलेंस बन जाएगा, कुछ नहीं होगा। आगे बढ़िए। बुध, बुध गोचर कहाँ कर रहे हैं? छठे पे गोचर कर रहे हैं। छठे में कोई ग्रह नहीं बैठा है, साथ में शुक्र है। तो बुध और शुक्र छठे में जब गोचर कर रहे हैं तो इनके नौकरी में, इनके दाम्पत्य जीवन के 12वें भाव में जा रहा है और शिक्षा के दूसरे में जा रहा है। ठीक है? तो शिक्षा, दाम्पत्य जीवन और साथ ही नौकरी, इन तीनों में समस्याएं उपस्थित रहेंगी, अर्थात अशुभता को दे रहा है जब तक बुध और शुक्र यहाँ रहेंगे तब तक। उसके बाद आप आते हैं सूर्य की ओर। तो सूर्य अच्छी अवस्था में है, पंचम में बैठे हैं। तो आज ही इनसे मुझे जब बात हुई तो मैंने इन्हें सजेस्ट किया है कि भगवान राम का गुणगान अर्थात राम जी के बारे में थोड़ा पढ़िए और राम के बारे में समझने का प्रयास कीजिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ सूर्य क्या है, यूटिलाइज हो रहे हैं और बेहतर तरीके में आएंगे, क्योंकि शुभ शुभ ग्रह हैं और वो ठीक अपनी राशि में जाने वाले हैं। इसलिए भी ऐसा हुआ क्योंकि डे टू डे रूटीन में आ रहे हैं। आगे बढ़िए। केतु, तो केतु कहाँ? सप्तम में बैठे हैं और केतु का ही गोचर केतु के ऊपर है, तो ये इनके लिए अच्छे संकेत को देने वाला है। उसके साथ चले आइए राहु। राहु इनका कहाँ है? गुरु के ऊपर गोचर कर रहा है और गुरु अच्छे हैं और राहु है, तो यहाँ बैलेंस तो बनाएगा। लेकिन राहु है ना, गंदगी नेगेटिव चीजें हमारे पास बहुत जल्दी आ जाती हैं, लेकिन पॉजिटिव चीजों को हम तक पहुंचने में समय लगता है। तो इसलिए यहाँ थोड़ा समस्या राहु करेगा। जब से राहु की दशा इनकी शुरू हुई, अर्थात इनकी राहु की माफ कीजिएगा, राहु गोचर में आया है 2023 के अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से राहु गोचर में 12वीं राशि में प्रवेश किया और नवंबर से भगवान विष्णु का संकीर्तन, भगवान विष्णु का पूजन, ये चीजें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक यूटिलाइजेशन है, गुरु को पावर मिल रहा है जिससे चीजें व्यवस्थित होते होके चल रही है। ठीक है? तो ऐसे आप कुंडली के अंतर्गत गोचर को देख सकते हैं। आप रत्न को देख सकते हैं, कौन सा रत्न आपके लिए अच्छा है, कौन सा रत्न आपके लिए अच्छा नहीं है। आप दशा को देख सकते हैं, दशा कौन सी आपको अच्छी जाएगी या अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि शुभ और अशुभ पे ही तो पूरी जन्म कुंडली होती है ना। अब ये जो पॉइंट है, यदि आप समझ लेते हैं इसे, तो बहुत कुछ आपको देख के चला जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति आकर आपसे पूछता है कि भाई सर, हम घर से दूर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, वो क्या अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? लग्न कुंडली देखकर तो हम चेक करेंगे ही कि वो कैसा है, लेकिन खवेदांश देखकर भी और हम श्योर हो जाएं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है? कोई व्यक्ति पूछता है क्या मैं विदेश जाऊं नौकरी के लिए, वो मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो फिर आप यहाँ देख सकते हैं। तो किसी भी प्रश्न का उपचार, किसको किसी भी प्रश्न का उत्तर शुभ और अशुभ तरीके से आपको खबरदार दे देगा। लेकिन लग्न कुंडली को नहीं भूलना है, उपचार हमें लग्न कुंडली से ही करना है और साथ में उस डिविजनल चार्ट को ले सकते हैं, लेकिन हम उपचार यहीं से करें। वृक्ष का ही उपचार करेंगे तो फल स्वतः ठीक हो जाएगा। और फल का उपचार तो थोड़ा बहुत करना है तो करना ही है, लेकिन सबसे ज्यादा उपचार आपको इसका ही करना है, वृक्ष का ही उपचार करना है। ठीक है? तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और कोई आप लोगों का प्रश्न है? बताइए। जैसे किसी के लिए धन है, तो धन आते ही किसी की बुद्धि भर नष्ट हो जाती है, या फिर किसी की बुद्धि है जो धन आते ही स्वच्छ हो जाता है, वो भी आपको यही बताएगा। कौन सा कार्य आपके लिए अच्छा है, कौन सा कार्य आपके लिए अच्छा नहीं है, ये भी आपको यही कुंडली बताएगी। जैसे आपकी कुंडली में प्रथम भाव का स्वामी, प्रथम भाव मस्तिष्क है,
आप स्वयं हैं। तो प्रथम भाव का स्वामी देखिए यहाँ खरदांश में क्या है, तो शुभ अवस्था में क्या है वो आपको पता चल जाएगा। दूसरे भाव का स्वामी परिवार, कुटुंब, पड़ोसी। पड़ोसी तीसरा भाव है। कुटुंब, उसके साथ आपका धन, क्या वो आपके लिए शुभ है या अच्छा है, तो वो आपको ये बता देगा। मंगल यहाँ ठीक है। तीसरा भाव छोटा भाई छोटी बहन पड़ोसी आपके लिए कैसे हैं। चतुर्थ भाव संबंधी चीजें आपके लिए क्या है वो बता देगा। पंचम भाव वो आपको बता देगा। अब यहाँ आप कह सकते हैं क्योंकि पंचम भाव का स्वामी जो है वो यहाँ पिटा हुआ है, चंद्रमा। तो आप कहेंगे क्या संतान इनके लिए शुभ नहीं है या अशुभ है। ठीक है। तो कालिदास की जीवनी पे हमने कभी आपसे बात की, उनके संतान के बारे में आपसे बात की, क्योंकि दो संतान हुई, वो दोनों पीड़ा देके ही उन्हें गई। फिर आपने पढ़ा होगा या फिर आपने सुना होगा धुंधकारी और गोकर्ण के बारे में। सुना है कभी आपने धुंधकारी के बारे में? नहीं सर। नहीं। लता जी आपने सुना है या नहीं? जी सुना है जी। बताइए धुंधकारी के बारे में। आ, जी धुंधकारी और ये गोकर्ण जो थे धुंधकारी, अ, बता नहीं पा रही थी। आज मेरे ठीक दांत है, में बहुत दर्द है। धुंधकारी और, हाँ कोई बात नहीं, जैसे धुंधकारी और गोकर्ण, एक फल दिया जाता है माता को खाने के लिए जी कि आप इसे खा लीजिए, आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो क्या करती है, वो फल ले जाकर अपने गाय को खिला देती है और कहती है भाई संतान की प्राप्ति होगी तो ऐसे भी हो जाएगी। और इसलिए फल दिया जाता है कि अच्छी संतान की प्राप्ति हो। वो फल गाय को मिल जाता है। और इन्हें जब संतान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि संतान नहीं हो रहा था तो बहुत ये वो करके संतान की प्राप्ति होती है। तो जब संतान की इन्हें प्राप्ति होती है तो वो संतान इतना कष्ट देता है इन लोगों को, माता पिता को इतना कष्ट देता है धुंधकारी, तो अपने माता पिता को ही अपने ही घर में मार के अपने जमीन के नीचे दबा देता है और वहीं रहता है। और जितने प्रकार के अनैतिक कार्य होते हैं उन सभी में संलिप्त होता है। और जो फल खिलाया गया था बछड़े गाय को, उस फल से एक संतान, फल से उस गाय को संतान की प्राप्ति होती है, लेकिन शरीर तो पूरा रहता है व्यक्ति का ही, आदमी का ही, लेकिन कान जो है वो लंबे लंबे होते हैं। इसलिए गोकर्ण, गाय के कान, गोकर्ण कहा गया, उनका नाम पड़ा। और वही फिर भागवत महापुराण की कथा करते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं, जिससे धुंधकारी को भी मुक्ति मिलती है। क्योंकि धुंधकारी भी गलत कार्य करते करते मर जाता है, धुंधकारी के माता पिता की भी मुक्ति मिलती है। और इसलिए उस वक्त से ही जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनता है या पढ़ता है, या जहां पढ़ा जाता है वहां नकारात्मक चीजें पर उपस्थित नहीं रहती, भूत प्रेत पिशाच वहां नहीं रहते। तो इसलिए संतान की प्राप्ति जब नहीं हो रही है तो उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, एक बार सोचिए, निकाल दीजिए। अब मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इनकी कुंडली में मैंने आज बहुत काम किया है। ठीक है। तो जो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको केतु दिख जाएगा। ठीक है। और केतु दिखने के कारण वो यह कह रहा है भाई संतान के ऊपर आप नहीं ध्यान दीजिए, वो आपके लिए ठीक है। संतान की प्राप्ति जब देनी होगी भगवान स्वयं दे देगा, आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है। कोई प्रश्न आप लोगों का है तो बताइए। एक तरीके से यह मानिएगा, यह जो कुंडली है खवेदांश, वो आपके संपूर्ण जीवन के बारे में शुभता और अशुभता पर बता सकती है। अनेक प्रकार से आप इसे इस एक टूल के रूप में यूज कर सकते हैं, अनेक प्रकार से, एक प्रकार नहीं है इसका, अनेक प्रकार है। आप उसे यूज में ले सकते हैं। कोई व्यक्ति आपसे पूछता है भैया मैं लोहा पहनूं, शनि को देखिए वहां। कोई कहता है चांदी पहने, चंद्रमा को देखिए। कोई कहता है सुन सोना पहने, गुरु को देखिए। वो आपको क्लियर कर देगा कि भाई कौन सा ग्रह आपके लिए, कौन सा धातु उसके लिए अच्छा है, कौन सा धातु आपके लिए खराब है। शुभ अशुभ ही बता रहा है वो। भाव को कैसे देखना है उस पर भी हमने बात की। एक और उपाय जो मैं आप लोग समक्ष रखना चाहता हूँ, जैसे जब कुंडली दिखाने लोग आते हैं या जब कुंडली पे बातचीत होती है तो कहते हैं ना भाई कि ये भाव आपका खराब है, वो भाव आपका खराब है। जैसे 12 भाव हमारे शरीर के 12 अंग। ठीक। तो यदि आप अपने सर का, अपने चेहरे का अच्छे से ध्यान रखते हैं
बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, तो आपका प्रथम भाव ठीक है। वाणी आप अच्छी बोलते हैं, आपका दूसरा भाव ठीक है। आप अपने शरीर के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं, ताकत के ऊपर, अपने साहस के ऊपर विशेष आप ध्यान रखते हैं, आत्मबल के ऊपर आप विशेष ध्यान देते हैं, आपका तीसरा भाव ठीक है। मैं बिल्कुल कुंडली से विपरीत बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप कुंडली से बात करेंगे भाई यहाँ तो राहु बैठा है इसलिए आत्मबल इसका नहीं है। नहीं, अपने आप को बनाइए, क्योंकि कर्म पे हम विश्वास करते हैं, ना कि ग्रहों पे हमारा विश्वास। फिर चतुर्थ भाव, तो चतुर्थ भाव क्या है? हृदय है, फेफड़े को भी दर्शाता है। अब जो व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है तो क्या उसका फेफड़ा अच्छा रहेगा? वहां राहु केतु कोई बैठा रहे या ना रहे, फेफड़ा उसका खराब हो जाएगा। तो उस व्यक्ति को स्मोकिंग से बचना है, इसलिए चतुर्थ भाव उसका ठीक रहेगा। तो इसकी देखभाल करनी है। फेफड़े की देखभाल कैसे होगी? थोड़ा पानी से बच के रहना है, गंदा पानी नहीं पीना है, धुआं से बच के रहना है, धूल से बच के रहना है। चतुर्थ भाव आपका ठीक है। पंचम भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, ये सभी पेट के आंतरिक भागों को दर्शाता है। पंचम भाव नाभि से ऊपर है, छठा भाव नाभि से नीचे है, सातवां भाव उससे नीचे है, आठवां भाव गुप्तंग को दर्शाता है। इन सभी की देखभाल आपको करनी है। तो उससे क्या होगा? यदि कोई समस्या भी है, डॉक्टर से मिलिए, उसका इलाज कराइए, वो चीजें ठीक रहेंगी, वो भाव आपका ठीक रहेगा। नवम भाव आपके जांघों को दर्शाता है, दसम भाव घुटने को दर्शाता है, एकादश भाव घुटने से नीचे, और 12वां भाव पैर को दर्शाता है। अधिकांश आप देखते होंगे लोगों का जो पैर है वो फटा होता है, बहुत अलग तरीके से फट गया है, खराब हो गया है, उस पर उनका कोई ध्यान नहीं है। तो उससे भी ठीक करने की आवश्यकता हमें रहती है। जब उसे हम ठीक करते हैं तो हमारा 12वां भाव बेहतर अवस्थान में होता है। ग्रह के लिए आप वैसे ही आप उसका भी उपयोग ले सकते हैं, राशियों के लिए वैसे ही उपयोग ले सकते हैं। और बहुत जल्दी, लाल किताब तो पूरा नहीं हो पाया है, या तो हम बहुत जल्दी लाल किताब को शुरू करेंगे 19 अगस्त के बाद, और अन्यथा उसे हम नहीं शुरू कर पाए तो हम फिर भृगुनंदी नाड़ी को स्टार्ट करेंगे। लेकिन सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन ऐसे ही भृगुनंदी नाड़ी चलेगी। पूरा सप्ताह चलना संभव नहीं है। कोई प्रश्न है तो बताइए।